जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस में। देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं इतिहास के कुछ MCQs प्रश्न हैं। बहुत ही शानदार आज आपके लिए मैं सेशन लेकर आया हूं। आप सभी की डिमांड थी कि सर आप इतिहास के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इतिहास के प्रश्न हैं, बड़े ही गजब के क्वेश्चन है। आपको पढ़कर आनंद आएगा और लगेगा कि वाकई में आपकी जो तैयारी है वो लेवल की तैयारी है। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएं ताकि अपन पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहला आपके सामने प्रश्न है और वो प्रश्न यह है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। आंसर देना है आपको, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ है ये कब लड़ा गया? 1182 में, 1155 ईस्वी में, 1192 में या 1191 ईस्वी में। तो इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट में कि क्या आंसर राइट हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं अपन तराइन के युद्ध की, तो तराइन के कितने युद्ध हुए हैं? तो तराइन के 2 युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध साथियों जो हुआ है, याद रखना 1191 ईस्वी में हुआ है। और ये मध्य किसके हुआ है? तो इधर था पृथ्वीराज चौहान, और वो भी कौन सा है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। और इधर एक शासक था जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। ये जो तराइन का मैदान है, बताइएगा कमेंट करके कि तराइन का मैदान एक्चुअली में कहां पर है। इसके अंदर क्या हुआ? मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। मोहम्मद गोरी की क्या हुई? पराजय हुई। जबकि विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय की इस युद्ध में विजय हुई थी। इसके बाद में एक युद्ध हुआ है, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ है ये आपको याद रखना है कि ये हुआ था 1192 ईस्वी में। और किसके मध्य हुआ है? तो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इधर था आपका मोहम्मद गोरी। इसमें गोरी की क्या हुई? विजय हुई और पृथ्वीराज की क्या हो गई थी? पराजय। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है? तो कोमल का आंसर आ रहा है कि तराइन का जो युद्ध हुआ है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी इज ए राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए। तराइन का जो मैदान है, याद रखना है तराइन का मैदान कहां पर है? तो हरियाणा में। तराइन का जो मैदान है ये मैदान कहां पर है? तो याद रखना है कि ये हरियाणा के अंदर है, हरियाणा में। ठीक है, तराइन के 2 युद्ध हुए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए, तीसरा प्रश्न है, तराइन का मैदान वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया था तराइन का जो मैदान है वो कहां पर है, तो आपको आंसर देना है कि तराइन का मैदान हरियाणा के अंदर है। तराइन का मैदान कहां हो जाएगा? हरियाणा के अंदर स्थित है। राजस्थान की बात करें तो इसे भारत का खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान को क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिजों का अजायब घर कहते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश को, तो इसको सोया राष्ट्र के नाम से जानते हैं। सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां होता है? वो होता है आपके मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हम चर्चा करें
तो याद रखना है उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। हरियाणा की बात करें तो यह भी याद रखना है कि हरियाणा जो है यहां पर युद्ध लड़ा गया था तराइन का। कौन सा युद्ध लड़ा गया है? तराइन का युद्ध लड़ा गया, जो काफी फेमस भी था और यहां से हमें काफी बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपने क्लास को शेयर नहीं करी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कंप्लीट। चौथा प्रश्न है चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ है? अच्छा, चित्तौड़ के साके के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि चित्तौड़ का जो प्रथम साका है वो कब लड़ा गया? 1199 में लड़ा गया, 1399, 1301 में, 1303 में या फिर 1334 ईस्वी में? चित्तौड़ का पहला साका। देखिएगा चित्तौड़ में कितने साके हुए हैं, तो हम चर्चा करें चित्तौड़ में 3 साके हुए। चित्तौड़ के साके कितने हुए? 3 हुए हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं प्रथम साखा। प्रथम साका हुआ है 1303 ईस्वी में। इस समय चित्तौड़ का जो शासक था उसका नाम था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। यहां पर आक्रमणकारी जो था उसका नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसे हम AK-47 के नाम से जानते हैं। यहां पर केसरिया किसने किया है? तो रतन सिंह के कुछ सेनापति थे जिनका नाम है गोरा और बादल। गोरा वे बादल, इन्होंने क्या किया है? केसरिया किया है। बात करते हैं यहां पर जौहर किसने किया है? तो जौहर किया है आपकी महारानी पद्मिनी ने। किसने किया है? महारानी पद्मिनी ने यहां पर क्या किया है? 16,000 रानियों के साथ जौहर किया है। 16,000 रानियों के साथ क्या किया? जौहर किया। यह पहला साका होता है। कोमल सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर चित्तौड़ का पहला साका अभी मैंने आपको बताया है 1303 है। चित्तौड़ का दूसरा साका, दूसरा साका की हम चर्चा करें तो यह हुआ है आपके 1534 और 35 में। इस समय शासक कौन था चित्तौड़ का, यानी मेवाड़ का शासक? उसका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। यहां पर जो आक्रमणकारी था उस आक्रमणकारी का नाम है बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट। यहां पर केसरिया जो किया है वो केसरिया करने वाले थे बाघ सिंह जी। बाघ सिंह ने क्या किया है? केसरिया किया है। नेक्स्ट आती है यहां पर जौहर किसने किया है? तो याद रखना है जौहर किया है कर्मावती ने या कर्णावती ने। कर्मावती या इसको कहते हैं कर्णावती। ठीक है जी। विनू, हेलो सर। हाँ जीव निकाल ले विनू तो पहले। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे साके की। यहां लिख देता हूं मैं मेवाड़ का तीसरा साका।
मेवाड़ का तीसरा शाखा। कब हुआ है तीसरा शाखा? तो ये हुआ है 1578 और 79 के अंदर, सॉरी 67-68 ये आता है ना। ठीक है, अच्छा यही आता है ना, मुझे बताए मेवाड़ का तीसरा शाखा की तारीख यही आती है ना। हाँ 78 सही है, 67-78 68। अच्छा यहां पर शासक कौन था बताएं मुझे? शासक का नाम था वो हो जाएगा उदय सिंह। कौन हो जाएगा? उदय सिंह। यहां पर आक्रमणकारी कौन था? तो आक्रमणकारी का नाम हो जाएगा वो है अपना अकबर। यहां पर केसरिया किसने किया है? तो केसरिया किया है आपके जयमल फत्ता कल्ला राठौड़। जयमल फत्ता कल्ला राठौड़। यहां पर जौहर किसने किया है? तो याद रखना है जौहर किया है फूल कंवर ने। किसने किया है? फूल कंवर। फत्ता जी की पत्नी थी ये, इन्होंने क्या किया है यहां पर? जौहर किया है। ठीक है जी, तो मेवाड़ के मैंने आपको तीनों जो शाखे हैं वो कंप्लीटली यहां से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है जी, आज अपने मेवाड़ के साथी कहां चले गए? नींद आ रही, नींद निकाल रहे हैं क्या अपने मेवाड़ के सभी? हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस के प्यारे विद्यार्थी की आज नींद नहीं खुली दिखे, मुझे ऐसा लगता है। सो रहे हैं बेचारे, थक गए होंगे पूरे दिन पढ़ पढ़ के। चले कोई नहीं, आगे चलते हैं। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका 1303 है। अच्छा ये बताओ चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने बदलकर क्या रखा था? एके ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र ख्रिसखा के नाम पर ख्रिजाबाद रखा। ख्रिजाबाद रखा। अब आपके मेवाड़ से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो खत्म होंगे। फिजाबाद, ठीक है कोमल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया था। सिवाना पर आक्रमण कब किया है ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और इसका सिंपल सा आपको आंसर देना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया था 1301 में, 1303 में, 1308 में, 1311 में। देखो 1301 में रणथंबोर का आक्रमण हुआ था। रणथंबोर पर आक्रमण किया है, रणथंबोर पर आक्रमण। और रणथंबोर पर आक्रमण किसने किया था 1301 में? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, एके ने। और यहां का शासक कौन था? तो याद रखना है यहां पर जो शासक था उस शासक का नाम है हमीर देव। हमीर देव चौहान था। यहां पर राजस्थान का प्रथम जल जौहर हुआ था 1301 में। 1303 की बात करें तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ है। यहां पर चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ है, याद रखना है चित्तौड़ का प्रथम शाखा। बात करते हैं 1308 की, तो ये याद रखना है सिवाना दुर्ग पर आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। सिवाना का शाखा हुआ था और ये कब हुआ है? तो 1308 में हुआ था। यहां का शासक कौन था? तो शासक का नाम है शीतल देव। क्या नाम आता है? शीतल देव सोनगरा। आक्रमण किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था सिवाना पर।
नेक्स्ट 1311 की बात करें तो जालोर का शाखा हुआ था इस समय, जालोर का शाखा हुआ है। यहां पर शासक कौन था तो उसका नाम है कानड़देव सोनगरा, यानी कानड़देव चौहान था यहां पर। और यहां पर आक्रमण करने वाला कौन था तो वो AK-47 था। अच्छा, सिवाना का नाम बदलकर रखा था खेराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर क्या रखा था, खेराबाद। और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर रखा था जलालाबाद। ठीक है जी, तीनों प्रश्न को कंप्लीटली मैंने आपके सामने डिफाइन करके बताया है। आई होप आपको ये चीजें कंप्लीट समझ में आ रही होगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने छठा प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण करके जालोर का क्या नाम रखा, भी बताया था जस्ट मैंने। जालोर का नाम बदलकर क्या रखा है, देखिए यहां पर मैं बदले गए नाम लिख देता हूं, मैं बदले हुए नाम। देखो एक तो नाम मिलता है आपको ख्रिजाबाद, क्या नाम मिलता है, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो ख्रिजाबाद किसका नाम रखा तो चित्तौड़ का नाम रखा था। किसने रखा, अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा आता है खेराबाद, ये जो खेराबाद नाम रखा है ये आपके सिवाना दुर्ग का नाम रखा था। किसने रखा है तो याद रखना है वो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा है। तीसरा आता है वो है आपका मोमिनाबाद, और मोमिनाबाद जो नाम रखा है ये मोमिनाबाद आमेर का नाम रखा था बहादुर शाह फर्स्ट ने। चौथा नाम आता है वो है जलालाबाद, जलालाबाद नाम रखा था जालोर का, और किसने रखा है तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा है। फिर आता है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद नाम रखा था ये बूंदी का, और किसने रखा था फखरुशीर ने नाम रखा था। एक नाम आता है छठे नंबर पर मोहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद ये नाम रखा था उदयपुर का, और किसने रखा है तो याद रखना है अकबर ने रखा था ये नाम। जैसा यहां पर आंसर आ रहा है कि जालोर का नाम बदलकर क्या रखा है तो वो जलालाबाद। ये भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कोमल एक बार इनके मनीषा का इनके फोन लगा के बता दे कि क्लास चल रही है, पता नहीं कहां गई है आज वो। चले नेक्स्ट आप सभी के लिए प्रश्न है आगे। राजस्थान के किस युद्ध में तैमूर ने आक्रमण किया था, राजस्थान के किस युद्ध में तैमूर ने आक्रमण किया था। अच्छा, किस युद्ध ने तैमूर ने भाग लिया था ये पूछ रहा है। चंदावर का युद्ध है, भूताला का युद्ध है, भटनेर का युद्ध है, या फिर कोषाणा का युद्ध है। अच्छा, भूताला का युद्ध हुआ था ये आपके अल्लट और मेरे हिसाब से इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। ठीक है, यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है कि तैमूर का आक्रमण किया था वो भटनेर का युद्ध है। कौन सा युद्ध है, भटनेर का युद्ध। अच्छा, याद रखना है कि जो भटनेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग, ये भटनेर दुर्ग वर्तमान में हनुमानगढ़ में है। कहां पर है, हनुमानगढ़ में। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, सबसे प्राचीन दुर्ग। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। उत्तरी सीमा का क्या कहते हैं, इसे प्रहरी कहते हैं।
इसका जो निर्माण किया गया था वो निर्माण हुआ है 282 ईस्वी में। किसने किया है? तो ये किया है आपके भूपत भाटी ने। भूपत भाटी द्वारा इसका क्या किया गया? निर्माण। प्रथम दुर्ग है जहां पर महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिलते हैं। प्रथम दुर्ग जिसमें मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है जी। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जल जौहर का प्रमाण मिलता है? राजस्थान के किस जिले में जल जौहर का प्रमाण मिलता है? तो आपको सबको पता है, आप सब बड़ी अच्छी प्रकार से पढ़े लिखे हो, जानते हो। देखो भरतपुर की हम बात करें तो भरतपुर के अंदर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। और घना पक्षी विहार अभ्यारण्य याद रखना है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान है। और यह एक पक्षी अभ्यारण्य क्या है? पक्षी उद्यान है, यह भी याद रखना है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, राजस्थान का गौरव। भक्ति और शक्ति की नगरी के नाम से जानते हैं। रणथंभौर की बात करें अपन तो यहां पर प्रथम बार जल जौहर हुआ है। प्रथम क्या हुआ है? यहां पर जल जौहर हुआ है। और ये कब हुआ है जल जौहर? तो याद रखना है 1301 ईस्वी में हुआ है। यहां पर एक शासक था जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया, तो ये था आपका आक्रमणकारी। यहां पर एक शासक था जो कि हट के लिए फेमस था, उसका नाम था हमीरदेव चौहान। हटी हमीर के नाम से जानते हैं, हमीरदेव चौहान। हुआ क्या था? हमीरदेव चौहान की पत्नी का नाम था रंगा देवी और इनकी पुत्री का नाम था देवल दे। हुआ क्या था उस समय कि हमीरदेव ने क्या कह रही जी का नेट खत्म हो गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहां पर रंगा देवी और देवल दे, रंगा देवी और देवल दे ने क्या किया है? यहां पर जल जौहर किया है। इसीलिए राजस्थान का यह प्रथम शाखा माना जाता है 1301 में। और यह जल जौहर हुआ है और एक ही स्थान पर जल जौहर हुआ है, यह अपने को विशेष याद रखना है। अब यहां पर कारण क्या था? आप सभी जानते हो, मैंने बताया था कहबरू और मोहम्मद शाह को यहां पर अमीरदेव के द्वारा शरण दी गई थी, जो कि क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना का क्या था? बॉयफ्रेंड था वो। और उस बॉयफ्रेंड के साथ में उनको देख लिया था, तो क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी उनके पीछे पड़ा, तो हटी हमीर था, इसने इनको क्या किया? शरण दी थी मोहम्मद शाह को और कहबरू को। जब शरण दी गई तो उनको बोला गया कि इनको छोड़ दीजिए, हमारे हवाले कर दीजिए। नहीं करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था। इसीलिए रणथंभौर का यह शाखा प्रसिद्ध होता है और इन्होंने जल जौहर किया है। आपको बताना है रंगा देवी ने किस तालाब में कूदकर अपने जो है प्राण त्यागे थे और देवल दे ने अपने प्राण कहां पर त्यागे थे। अच्छा, यह भी प्रश्न कभी आपसे पूछा जाएगा, एक्चुअल में ये रानियां जौहर क्यों करती थी? अपने आप को अग्नि के हवाले क्यों कर देती थी? तो इसका सबसे बड़ा रीजन था कि ये मृत बॉडी के साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे। इसीलिए वो रानियां ये चाहती थी कि हमारे मरने के बाद भी हमारी बॉडी के साथ में कोई व्यक्ति जो है वो दुर्व्यवहार ना करे। इसीलिए ये रानियां अपने आप को जलाना पसंद करती थी। लेकिन इन रानियों ने क्या किया? और इन राजकुमारी ने जल जौहर को
चुना है, इसका रीजन हो सकता है इनके सामने। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ तालाब थे, उन तालाबों के अंदर क्या कर दिया गया कि इन तालाबों को प्रदूषित कर दिया गया, यानी इसके अंदर गाय के और इनके रक्त मिला दिया गया था। तो हुआ क्या कि रणमल और रतिपाल यहाँ के विश्वास पात्र लोग थे, उन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया और पेयजल के जो पदार्थ थे उनके अंदर इन्होंने जो है वो प्रदूषित कर दिया, यानी को अछूता कर दिया था। तो फिर क्या होता है कि ये उसी तालाब में कूदकर मर जाती है, यानी इन्होंने जल जौहर किया था। जैसलमेर की हम बात करते हैं तो ये 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। कितने शाखों के लिए? तो याद रखना 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी रियासत हो? वो जैसलमेर है। बात यहां पर आती है कि जैसलमेर की एक्चुअल में स्थापना कब हुई है, तो ये भी याद रखना है कि 15 जुलाई 1155 में जैसलमेर की स्थापना करी थी राव जैसल भाटी ने। किसने करी है? राव जैसल भाटी ने यहां पर जैसलमेर की स्थापना करी है। और ये बड़ा ही खतरनाक वाला प्रश्न हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर जल जौहर मिलता है? तो ये जल जौहर आपके रणथंभौर दुर्ग में मिलता है। अब रणथंभौर दुर्ग की अगर कुंजी की बात करें, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी की अगर बात करें, चाबी की अगर चर्चा करें, तो याद रखना है कि जाहिन जो दुर्ग है, इस जाहिन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। वैसे रणथंभौर राजस्थान की एक प्रथम टाइगर परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी, याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। 228 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ यह उद्यान है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य हुआ है? सारंगपुर का युद्ध जो है वो किसके अंदर मध्य हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है। मोहम्मद गौरी राणा सांगा के मध्य नहीं है। कुंभा मोहम्मद बगेड़ा नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुंभा और मोहम्मद खिलजी, राणा हमीर और महमूद खिलजी। तो सारंगपुर का युद्ध बताना है आपको कि सारंगपुर का युद्ध किन किन व्यक्ति के मध्य हुआ है। आंसर दीजिए मुझे सारंगपुर के युद्ध की। इसका आंसर दीजिए आप। मैं 2 सेकंड में वापस आता हूं। कंप्लीट आपको चलिए, इसका आंसर अभी तक नहीं आया है। आंसर नहीं आया है इसका। देखिए यहां पर कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था सारंगपुर का युद्ध। अच्छा, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है इसके बारे में बताएं मुझे। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खातौली का युद्ध कब लड़ा गया? खातौली का युद्ध कब लड़ा गया है इसके बारे में आपको आंसर बताना है। 1527 में, 1516 में, 1517 में, 1519 में। देखिए 1527 में एक युद्ध हुआ है 17 मार्च 1527 को। कौन सा युद्ध हुआ है? तो खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध। ये जो खानवा का युद्ध हुआ है किनके मध्य हुआ है? तो ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है। यहां पर एक शासक आता है जिसका नाम है राणा सांगा। मेवाड़ के एक वीर थे महाराणा सांगा, और एक शासक था जिसका नाम है, मुगल शासक, उसका नाम है बाबर। बाबर और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। इसमें विजय हुई थी
बाबर की और पराजित हुआ था अपने सांगा। बड़ा इंपोर्टेंट है। और खातौली का युद्ध पूछा जा रहा है। खातौली एक्चुअल में है कहां पर? तो खातौली कोटा के अंदर है और ये युद्ध हुआ था 1516 ईस्वी में। खातौली का युद्ध हुआ था 1516 ईस्वी में, याद रखना है। 1537 में, जी बिल्कुल यशोदा, 1437 आपका राइट आंसर है। अच्छा, एक युद्ध आता है यहां पर बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बयाना का युद्ध। अच्छा ये बताएं मुझे, बयाना का युद्ध कब हुआ था? बयाना का युद्ध कब हुआ? देखिए बयाना का युद्ध एक्चुअल में हुआ कहां था? तो ये भरतपुर में हुआ है। कहां पर हुआ है? भरतपुर में। यहां पर मध्य किसके हुआ है? तो मध्य हुआ है आपके एक शासक है जिसका नाम है बाबर, और कौन हो जाएगा? वो है राणा सांगा। बयाना का युद्ध हुआ है, खातौली का युद्ध 16 फरवरी। अच्छा 1517 खातौली का युद्ध, यशोदा बता रही 1517। अच्छा तो बाड़ी का युद्ध कब हुआ है? बाड़ी का युद्ध कब हुआ है? ये बताएं मुझे एक बार। यहां पर ये तारीख आती है बयाना का युद्ध, ये है 17 फरवरी 1527 को हुआ है। 17 फरवरी 1527 को हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1518। अच्छा आप ये कहना चाहते हैं खातौली का युद्ध, बांडी का युद्ध, गांगरोन का युद्ध 17 से शुरू हो रहा है, बाड़ी का युद्ध हुआ था। ठीक, चलिए तो यहां पर राइट आंसर आप जैसा बता रहे हो कि 17 है। ठीक है, ठीक है जी, 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 18 में कौन सा हुआ है? तो बाड़ी का युद्ध हुआ है। ठीक है, 19 और 20, उसके बाद है 27 और 27। ठीक है, 26 में युद्ध हुआ था, उसका नाम है पानीपत का युद्ध। कंप्लीट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये बयाना का युद्ध है, याद रखना बाबर राणा सांगा। इसमें विजय वैसे राणा सांगा की हुई थी, और याद रखना ये कारण बना है आपके किसका? खानवा का युद्ध का। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है राणा सांगा ने काफी सेना बढ़ा ली थी अपनी। और खानवा का युद्ध कहां पर है? तो याद रखना ये जो खानवा का मैदान है ना, ये भी भरतपुर के अंदर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखिए बूंदी को अपन क्या कहते हैं? तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। बावड़ियों का शहर कहा जाता है। जबकि धौलपुर को अपन रेड स्टोन सिटी के नाम से जानते हैं, रेड स्टोन सिटी के नाम से जानते हैं, या फिर अपन इसको डांग का राजा कहते हैं, डांग का राजा कहते हैं। उदयपुर को अपन कहते हैं सफेद शहर। क्या कहते हैं? सफेद शहर। झीलों की नगरी के नाम से हम उदयपुर को जानते हैं, झीलों की नगरी। भीलवाड़ा को हम राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर। यहां पर अब्रक नगरी के नाम से भी जानते हैं राजस्थान को, अब्रक नगरी। तालाबों की नगरी के नाम से भी राजस्थान को, भीलवाड़ा को जाना जाता है, तालाबों की नगरी।
यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि बाड़ी कहां पर है, तो बाड़ी याद रखना है कहां हो जाएगी, वो है आपके धौलपुर के अंदर है। बाड़ी कहां पर है, तो धौलपुर के अंदर है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आप सभी के सामने प्रश्न है, राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया था? राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया है? बाड़ी के युद्ध में, खातौली के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, या फिर बयाना के युद्ध में? किस युद्ध में पराजित किया था? तो जैसा कि आपको पता है 1517 में खातौली का युद्ध हुआ, 1518 में बाड़ी का युद्ध हुआ, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, और 1527 में ही आपका कौन सा हुआ? बयाना का युद्ध। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया था? तो याद रखना है बयाना के युद्ध में हराया था, और ये हुआ था 17 फरवरी 1527 को ये युद्ध हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसे पराजित किया था? चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसे पराजित किया था? यहां पर है, अकबर को किया है, मालदेव को किया है, हुमायूं को किया है, या उदय सिंह को पराजित किया है? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसके बारे में आपको कंप्लीटली आंसर देना है कि राइट आंसर क्या है इसका। दीजिए जल्दी से। देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन शेरशाह सूरी के बारे में। देखिए इसका उपनाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसे कहा जाता है सड़क ए आजम। इन्हें कहा जाता है सड़कों का जन्मदाता, सड़कों का जन्मदाता। इनके बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम था फरीद। इन्होंने उदय सिंह को पराजित किया था। उदय सिंह ने इनकी अधीनता स्वीकार करी, यानी मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने इनकी अधीनता स्वीकार की। इन्होंने याद रखना मेहरानगढ़ में सूरी मस्जिद का निर्माण कराया। मेहरानगढ़ में सूरी मस्जिद का निर्माण कराया। सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इन्होंने एक युद्ध लड़ा है जिसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। ये युद्ध लड़ा गया था 1544 ईस्वी में। गिरी सुमेल वर्तमान में कहां पर है? तो याद रखना है वर्तमान में ये पहले पाली में था और वर्तमान में ये जेतारण तहसील की एक प्रति है। और जेतारण तहसील कहां पर है? तो याद रखना है ब्यावर के अंदर। जेतारण के अंदर आपका यहां पर गिरी सुमेल पड़ता है, जो वर्तमान में कहां पर है? ब्यावर जिले में। हाँ यशोदा बता रही है कि हुमायूं है। हाँ यशोदा राइट आंसर हुमायूं है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हुमायूं
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा, सूरी का मकबरा, ये जो मकबरा बना हुआ है इनका मकबरा है सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार के अंदर इनका मकबरा है। इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो तोप चलाते हुए इनकी 1545 ईस्वी में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इन्होंने इससे गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में इनका एक कोटेशन ये था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ऐसा इन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद अपना कथन कहा है। और ये कथन इसलिए कहा गया है क्योंकि मारवाड़ के मालदेव के जो दो सेनापति थे और वो वीर सेनापति जिसका नाम था जेता और कुपा, यहां पर बात आती है जब जेता और कुपा की, तो इतिहास में इनका नाम अमर हो जाता है क्योंकि ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अंतिम समय में अपने राजा के द्वारा इनके ऊपर से विश्वास जो था वो इन्होंने हटा लिया था। फिर भी इनके मन में एक आशा थी कि इस युद्ध को हम जीत कर दिखाएंगे बिना राजा की। और जब मालदेव यहां से सिवाना की पहाड़ियों में चले गए तो इन दोनों वीर योद्धा ने, जेता और कुपा ने, शेरशाह सूरी यानी इस अफगान शासक की सेनाओं को 4 दिन तक, याद रखना है, इस बॉर्डर पार नहीं करने दिया था। और अंततः लड़ते लड़ते एक समय ऐसा आया कि ये वीर गति को प्राप्त हुए। इतिहास में इनका नाम अमर हो गया है। याद रखना है, गिरी सुमेल के अंदर इनका स्मारक बना हुआ है। गिरी सुमेल वर्तमान में कहां पर है? तो वर्तमान में ब्यावर जिले के अंदर है। जबकि पहले कहां पर थे? तो एक जेतारण तहसील है पाली की, उस जेतारण तहसील को अभी वर्तमान में ब्यावर जिले के अंदर जोड़ दिया गया है। इसीलिए याद रखना है गिरी सुमेल वर्तमान में कहां पर स्थित है। प्रश्न पूछा जाएगा आपको क्योंकि नए जिले बन चुके हैं, तो ब्यावर आंसर राइट होगा आपका। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, आगे चलते हैं। गिरी सुमेल का मैदान राजस्थान के किस जिले में? देख लीजिए, अभी मैंने आपको प्रश्न बताया और अभी का अभी आपसे वापस प्रश्न पूछ लिया है कि गिरी सुमेल का मैदान राजस्थान के किस जिले में है। यहां पर मैं पाली की जगह ब्यावर भी कर देता हूं। अगर आपसे पुराना पूछे तो पाली हो जाएगा और नया पूछे तो क्या हो जाएगा? ब्यावर। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं जालोर को। जालोर का एक नृत्य प्रसिद्ध है और उस नृत्य का नाम है ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य। ये जो ढोल नृत्य है कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। इस ढोल नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने के लिए हमारे राजस्थान के एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो कि सीएम पद पर आसीन होते हुए भी प्रथम बार 1952 में हमारे राजस्थान के जो प्रथम विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन के अंदर ये 2 जगहों से इलेक्शन लड़े और दोनों जगहों से ये हार गए थे। उसके बाद में राजस्थान के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 जगहों से इलेक्शन लड़ा और दोनों जगहों से उनको जीत हासिल हुई और वो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम बने थे और उनका नाम है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम माने जाते हैं, जबकि राजस्थान के 3 ऐसे सीएम रहे हैं जो कि मनोनीत थे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम थे, उनका नाम है हीरालाल शास्त्री। दूसरा मनोनीत सीएम है, उसका नाम है CS वेंकटाचारी। तीसरा मनोनीत सीएम था, उसका नाम है जय नारायण व्यास। लक्कड़ पकड़ के धनी, धुन के धनी, इन्हें राजस्थान के अंदर बड़े ही प्यार से पुकारा जाता है जय नारायण व्यास। इन्हें जोधपुर यानी मारवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक भी कहा जाता है जय नारायण व्यास को। तो बड़ा ही गजब का पॉइंट आता है कि एक सीएम जो खुद पहले सीएम है और पहली ही बार इलेक्शन हुए हैं और पहले इलेक्शन में हार गए। जब टीकाराम पालीवाल सीएम बन जाते हैं, उनके पुणे ये वापस जय नारायण व्यास पुणे किशनगढ़ से इलेक्शन लड़ते हैं और लड़ने के बाद क्या होता है, ये जीत जाते हैं। टीकाराम पालीवाल को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और ये स्वयं वापस जीत कर आते हैं और सीएम बनते हैं। इतना सारा कांड इनके समय हुआ था।
जोधपुर की बात करें तो इसे सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। इसे ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, याद रखना है। बात करते हैं नागौर को, तो नागौर को धातु नगरी के नाम से जाना जाता है, लोहा नगरी के नाम से जाना जाता है, लोहा नगरी या फिर धातु नगरी के नाम से जानते हैं। और आपको सबको पता है मकराना, मकराना नागौर के अंदर पड़ता है और यहां का सफेद संगमरमर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। संगमरमर राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कहीं का संगमरमर प्रसिद्ध है तो वो प्रसिद्ध है आपके मकराना नागौर का। हम बात करते हैं नागौर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है गोट मांगलोद। गोट मांगलोद, ये जो गोट मांगलोद है यहां पर जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्या होता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहां से होता है? तो गोट मांगलोद से होता है। आपको पता होगा नागौर में एक स्थान पड़ता है डुंडलोद। कौन सा पड़ता है? डुंडलोद। यहां पर राजस्थान का एकमात्र गद्धों का मेला लगता है। गद्धों का क्या लगता है? यहां पर मेला लगता है। और गद्दा जो सवारी है वो सवारी आपके शीतला माता की है। किसकी सवारी है? गद्दा। शीतला माता की सवारी है गद्दा। ये जो कुम्हार जाति के आराध्य देवी मानी जाती हैं, किसको? शीतला माता को। और ये पुजारी भी होते हैं उनके। बड़ा गजब का प्रश्न है। पाली की बात करते हैं तो पाली के अंदर उमेद कॉटन मिल, ये जो एक कॉटन मिल है यहां पर स्थापित है। यहीं पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जवाई बांध। और जवाई बांध का निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। ये भी अपने को याद रखना है। इसीलिए मारवाड़ का भागीरथ के नाम से हम जानते हैं, वो उमेद सिंह को जानते हैं। और ये जो जवाई बांध है, इस जवाई बांध को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर कहा जाता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में छपने वाले प्रश्न, बड़े ही गजब के प्रश्न हैं, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था, अरे मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। शेरशाह सूरी के मुंह से यह निकल पड़ा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ऐसा उसके किस युद्ध के बाद में ये कथन था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ है, इस गिरी सुमेल के युद्ध में इससे मुंह से ये कथन निकल गया था कि अरे क्या लड़े रे गजब के ये जेता और कुफा, कि मुझे हारते हारते जीत हासिल हुई है। एक पल तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस युद्ध को हार जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो दूंगा। लेकिन जेता कुफा अंत तक लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए और ये शेरशाह सूरी ये जीत गया था युद्ध। आगे बात करते हैं पाहेबा साहेबा का युद्ध। आप सभी जानते हो ये हुआ था 1542 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ है? तो मालदेव वर्सेस जैत्र सिंह बीकानेर का एक शासक था, उनके मध्य हुआ है। पाहेबा साहेबा के युद्ध में जैत्र सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में बीकानेर का जैत्र सिंह का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राव कल्याणमल राठौड़। राव कल्याणमल राठौड़ कहां चला गया? शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है और वो कहता है कि मालदेव को किसी भी प्रकार से मुझे हराना है, अपने पिता का बदला लेना है। और वो अंततः क्या करता है? मालदेव को युद्ध के लिए उकसाता है और उसका परिणाम होता है कि वो गिरी सुमेल के युद्ध में आमने सामने होते हैं। तो यहां पर राइट आंसर है आपका गिरी सुमेल का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर की किस बंदूक से जयमल राठौड़ घायल हुए थे? अकबर की किस बंदूक से जयमल घायल हुए हैं? तो एलफील्ड नहीं है, AK-47 नहीं है, ताउसर नहीं है, संग्राम। बताए मुझे जयमल पता मेवाड़ के जो तीसरा शाखा हुआ था और वो शाखा हुआ है आपका 1567 और 68 ईस्वी में। उस समय हमारे मेवाड़ के राजा थे, उन राजा का नाम था महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह जब हमारी मेवाड़ की गद्दी पर बैठे उसी समय उनके पूर्वज जो है एक शाखा जेल चुके थे। पूर्व में 2 शाखा पूर्व में हो चुके हैं। मां कर्मावती के सानिध्य में 1534 और 35 में एक शाखा हो चुका था। मां
मां पद्मनी के समय, राणा रतन सिंह के समय हमारे मेवाड़ का प्रथम शाखा हो चुका था। इस समय याद रखना है कि महाराणा उदय सिंह के समय ऐसी कंडीशन थी कि मेवाड़ में उनके पूर्वजों के द्वारा पहले से ही दो दो जो है वो जौहर देखे हुए, जौहर के कुंड देखे हुए, माताओं को जलती हुई देखी है उन्होंने। तो एक ऐसा शासक जिसके मन में ये भय हमेशा बना रहता था कि काश ऐसा मेरे समय ना हो कि मुझे भी जौहर की अग्नि कुंड को जो है वो आधार मानकर मुझे इसका दृष्टता बनना पड़े, मुझे भी मेरी रानियों को अग्निकुंड में झोंकना पड़े। इसीलिए महाराणा उदय सिंह एक मन में एक डर सा बिठा रहता था कि कैसे भी करके अकबर से जो है हम कभी भी आमने सामने ना हो। लेकिन विधाता को जो लेख में लिखा गया है वो कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। अंततः एक समय ऐसा आता है कि अकबर चित्तौड़ के दुर्ग पर घेरा डाल देता है। 6 महीने तक चित्तौड़ दुर्ग पर डेरा डाले रखा उसने। उसके बाद में यहाँ से महाराणा उदय सिंह को और उनकी फैमिली को पहाड़ों में भेज दिया जाता है और चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। इस समय एक रानी थी, एक माँ थी जिसका नाम है फूल कंवर, और फूल कंवर महाराणा अपने जो एक सैनिक था जिसका नाम है फतेह जी, उनकी धर्म पत्नी थी। उन्होंने जौहर किया है, जौहर का कुंड सजाया है। और इधर जो व्यक्ति थे चाचा भतीजा और फतेह जी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वो याद रखना है, जयमल जिस बंदूक से घायल हुआ था उस बंदूक का नाम है संग्राम बंदूक थी। अकबर के पास में कौन सी बंदूक थी? तो संग्राम नामक बंदूक से जो है जयमल घायल हुए हैं। और जयमल घायल होने के बाद में उनका जो भतीजा था जिसका नाम है कल्ला राठौड़, उनके कंधों पर बैठकर इन्होंने भयानक युद्ध किया है। और एक स्टेज ऐसी आई थी कि जब जयमल की गर्दन कट जाती है उसके बाद भी युद्ध लड़ते लड़ते ये मैदान तक पहुंचते हैं। उस समय अकबर का क्या दृश्य रहा होगा कि एक वीर ऐसा है जिसकी गर्दन कट गई है फिर भी युद्ध भूमि में लड़ रहा है। ऐसी ये घटना याद रखना किसकी है? तो जयमल और कल्ला राठौड़ की। कल्ला राठौड़ के बारे में तो इतिहास में जितना पढ़ा जाए उतना कम है। कल्ला राठौड़ को याद रखना है 56 दरा का राव कहा जाता है, इन्हें कहर और कमधच कहा जाता है, इन्हें 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। इन्हें याद रखना है ये मेवाड़ की इस पावन धरा से लड़ते लड़ते सलुम्बर तक गए थे और अपनी प्रेमिका जिसका नाम था कृष्णा देवी, उनकी गोद में जाकर इन्होंने अपना सिर कटने के बाद इनका धड़ सलुम्बर तक गया और अंततः इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये राजपूत गजब के वीर हुए हैं। ये सिर कट जाने के बाद भी इनका धड़ जो है वो लड़ता रहता था। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने और वो है मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके बारे में आपको आंसर देना है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मोतीलाल तेजावत के द्वारा लिखी गई है। अरे मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। इन्होंने एक आंदोलन चलाया है जिस आंदोलन का नाम है एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? एक ही आंदोलन चलाया है। इस एक ही आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ है? 1921 में इसका प्रारंभ झाड़ोल से हुआ है। और झाड़ोल कहां पर है? तो उदयपुर में है मेरे प्यारे साथियों। जमनालाल बजाज की चर्चा करें तो जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। और गांधी जी को याद रखना है 4 पुत्र उनके रियल थे और एक पुत्र जो इनको दान देता था, इनको धन देता था, उसका नाम था जमनालाल बजाज। और इन्हीं को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। इन्हें गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। जमनालाल बजाज को गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। गुलाम नंबर 4 के थे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माणिक्यलाल वर्मा की हम चर्चा करें तो माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के क्या हुए? संस्थापक। मेवाड़ प्रजामंडल के क्या है? ये संस्थापक। मेवाड़ प्रजामंडल के माणिक्यलाल वर्मा को क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल बनाया था 1938 ईस्वी में। मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे उनका नाम हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह
मेहता। अरे ये वही बलवंत सिंह मेहता हैं जिन्हें राजस्थान के अंदर स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। अगर राजस्थान में किसी ने पंचायती राज का लाने का सपना देखा है, अगर किसी ने पंचायती राज को लागू करने का सपना देखा है, किसी ने स्थानीय स्वशासन के बारे में सोचा है, तो ये मेवाड़ के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्थानीय स्वशासन को सबसे पहले लागू करने का प्रयास किया है। इसीलिए बलवंत सिंह मेहता को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, जबकि आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक राजीव गांधी जी को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत यानी राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में बगदरी गांव नागौर से शुरू हुई है। और उसके बाद में भारत के अंदर अगर कोई पहला राज्य है जिसने पंचायती राज को लागू किया है तो वो अपना राजस्थान था। और राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज को बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन करके पंचायती राज को देश में लागू करवाया गया था। जो पंचायती राज आज त्रिस्तरीय है, जिसमें हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज है, शहरी क्षेत्र में हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, उसमें पंचायत समिति, और जिला स्तर पर बात करें तो जिला परिषद, ये 3 स्तर बात करते हैं तो चलता है। फिर इसी के अंदर आपको पता है कि राज्य स्तर पर राज्य सरकार चलती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 स्तर बताए गए जिसे नगरीय सुशासन के नाम से जानते हैं, जिसमें आपकी नगर पालिका आती है, जिसमें नगर परिषद आती है, जिसमें नगर निगम आती हैं। राजस्थान के अंदर 10 नगर निगम हैं और 168 क्या है, नगर पालिकाएं हैं, और 34 क्या है राजस्थान में, नगर परिषद है। तो 168 हुई नगर पालिकाएं, 34 हुई आपकी नगर परिषद, और नगर निगम हुए 10। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जय नारायण व्यास आप सभी जानते हो, तो मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये याद रखना, माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखने वाला है, उसका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने। अलवर के एक आंदोलन हुआ है अलवर के अंदर, यह भी याद रखना है। अलवर के किसान जय सिंह द्वारा जंगली सूअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर में कब आंदोलन हुआ था? अलवर के अंदर आंदोलन कब हुआ है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। जल्दी से बताएं क्या आंसर हो जाएगा। बताए मुझे आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर राइट आंसर है 1921 के अंदर ये आंदोलन हुआ है। अच्छा, यहां पर आपको अलवर से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना है कि अलवर में सूअरों के ऊपर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध। सूअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया, को मारने पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और ये किसने लगाया था? तो यहां का एक शासक था जय सिंह। फिर होता क्या है, आपको सबको पता है, नीमूचड़ा हत्याकांड होता है। कौन सा कांड होता है? नीमूचड़ा हत्याकांड, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना करी है। और नीमूचड़ा जो नाम दिया गया है वो श्री आपने क्या बोले राम नारायण चौधरी के द्वारा ये नीमूचड़ा नाम दिया गया। और इस छज्जू सिंह ने यहाँ पर गोलियां चलाई, इसीलिए छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर महात्मा गांधी ने उपमा दी है, याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं आगे।
महान आत्मा है जिसकी, वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड, अभी मैंने बताया है, बताते हुए इसे दोहरी डायरशाही कहा है। और अभी मैंने कहा है निमूचना हत्याकांड जो हुआ है, इस निमूचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने क्या कहा है, दोहरी डायरशाही, और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। तुलना करी है इन्होंने, तुलना। वैसे एक्चुअल में राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं, ये कमेंट करके बताओ। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? देखिए, ये कहा जाता है मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ धाम। कहां पर है मानगढ़ धाम हत्याकांड? ये है बांसवाड़ा में। और ये कब हुआ है तो याद रखना है 17 नवंबर 1913 को हुआ था। 17 नवंबर 1913 को यहां पर 1500 भील मारे गए। मेवाड़ भीलकोर ने यहां पर गोलियां चलाई थी। गोविंद गिरी यहां पर मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर सम्मेलन कर रहे थे भीलों को जागरूक करने के लिए, तो उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और उसमें 1500 भील मारे गए। गोविंद गिरी को भी बंदी बना लिया गया। इसी को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जबकि तुलना करी है निमूचना हत्याकांड। डाबी कांड कब हुआ है तो 2 अप्रैल 1923 को क्या हुआ है, डाबी कांड हुआ था। कहां पर? बूंदी के अंदर हुआ है। यहां पर डाबी कांड में नानक भील और देवीलाल गुज्जर, नानक भील और देवीलाल गुज्जर, ये दोनों क्या हुए, इस डाबी कांड में शहीद हुए थे। गुज्जर। यहां पर किसने गोलियां चलाई थी तो उसका नाम है इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई। इकराम हुसैन, इकराम हुसैन ने धुआंधार गोलियां चलाई और इसमें देवीलाल गुज्जर और नानक भील मारे गए। बिजोलिया किसान आंदोलन आपको सबको पता है 1897 में प्रारंभ हुआ था और 1941 तक चला था। राजस्थान में अगर कोई किसान आंदोलन सबसे ज्यादा चला है तो उसका नाम है, वो आंदोलन है आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था जो विश्व के अंदर अपनी एक अमिट छाप को छोड़ता है। और वो छाप यह है कि इसमें एक भी जगह हिंसा को स्थान नहीं दिया गया है। राजस्थान का सबसे संगठित या सबसे अहिंसात्मक आंदोलन पूछा जाए आपसे तो वो आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत इस प्रकार हुई है क्योंकि किसानों के ऊपर एक ठिकानेदार था बिजोलिया का जिसका नाम था कृष्णदास। कृष्णदास ने क्या किया, किसानों के ऊपर 84 प्रकार के कर लगा दिए थे। लाग बाग, ये जो बहुत ही खतरनाक वाले कर होते थे। एक कर होता था जिसका नाम है लाठा और कूठा, एक कर होता था जिसका नाम है चंवरी कर, और एक कर था जिसका नाम है तलवार बंधाई कर। ये प्रमुख कर बिजोलिया के प्रसिद्ध हुए हैं। इसीलिए धाकड़ समाज के लोगों ने एक आंदोलन की शुरुआत करी है जिसे हम बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये आंदोलन बड़ा ही व्यापक रहा है इतिहास में। इस अभियान ने, इस आंदोलन ने अपनी एक अलग छाप बनाई है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। यहां पर निमूचना कांड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माधो सिंह गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से? अरे ये माधो सिंह और गोविंद सिंह एक ऐसा किसान आंदोलन है जिसके अंदर सुअरों को मारने हेतु प्रतिबंध लगा रखा था उस रियासत में। इन दोनों लोगों ने विरोध किया कि सुअर हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, महाराजा आप हमें सुअरों को मारने की इजाजत दीजिए ताकि हमारी फसल बर्बाद ना हो। महाराजा ने कहा ना ना ना, हमारे यहाँ पर तो हम सुअर पालते हैं और सुअर को मारने की इजाजत हमारे यहाँ पर हम कभी ना दें आपको। माधो सिंह ने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सभी किसानों को संगठित किया और इन्होंने कहा हम आंदोलन करेंगे। तो इन्होंने याद रखना है राजा के विपक्ष में जाकर इन्होंने आंदोलन किया है। इसीलिए कहा जाता है कि इन दोनों का संबंध जो है अलवर किसान आंदोलन से संबंध माना जाता है। तो आज के लिए अपन 20 क्वेश्चन पर ही अपनी क्लास को ऑफ करेंगे, है ना। तो अलवर राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। 50 प्रश्न करवाने की मेरी इच्छा थी,
लेकिन इतिहास में मुझे क्या थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट आता है, और इतिहास इज़ ए माई फेवरेट सब्जेक्ट। इतिहास को मैं इस प्रकार से पढ़ाता हूँ कि उस विद्यार्थी को पुनः पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। एक बार इतिहास अगर पढ़ लें तो उसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। तो इतिहास मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर इतिहास आपसे मेरे से पढ़ा है आपने, तो जिंदगी में आप कभी भी उस प्रश्न को गलत नहीं कर पाओगे। ये गारंटी के साथ वादा करता हूँ मैं आप सभी से। तो इतिहास के आज 20 क्वेश्चन ही अपन कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे जो भी अपना शेड्यूल हो पाएगा उसके संबंध में। तो कल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल अपने वैसे कोचिंग का अवकाश रहेगा, क्योंकि कल यहाँ हमारे यहाँ पर जो है वो आठा का यानी क्या बोलते हैं शीतला सप्तमी का प्रोग्राम है। फिर भी आपके लिए क्लास हम लेकर आएंगे। तो आगे 30 प्रश्न है, इसको अपन कल करेंगे, ठीक है। आपको समय बता दिया जाएगा, आप क्लास पर आकर एक बार शेड्यूल देख लिया करें कि क्लास में कब कब क्लासें आती हैं। तो मिलेंगे अपन आगे, अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए बोलिए सांवरिया सेठ की जय। यशोदा अच्छी थी क्लास, थैंक यू यशोदा। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाकी अपन मिलेंगे आगे। तो यशोदा कैसी चल रही तेरी बीएड? यशोदा आप ये बता दीजिए कैसी आपके बीएड वगैरह कैसी चल रही हैं, और गांव में क्या हाल चाल है, घर पे सब कैसे हैं?